कि नौकरी की वजह से थोड़ा बाहर चला जाता है। जी जी। तो थोड़ी दूरी बन गई, लेकिन अभी भी हम लोग हमारा संपर्क है हमारे गाँव से। तो ये जी हमेशा मन में कहीं न कहीं रहता था कि कुछ सीखा जाए और कुछ किया जाए। तो जब आपकी टीम के लोगों से मुलाकात हुई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग पढ़ाते हैं। भारत में भी मैं पढ़ाता हूँ कुछ स्कूल्स में। इंडियन जी स्कूल ऑफ बिज़नेस में मैं पढ़ाता हूँ, हैदराबाद मोहाली में, और स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के में भी पढ़ाता हूँ स्वीडन में, और थाईलैंड में ससिन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है। वहाँ यूएस में मैंने राइस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। जी। बेसिकली मेरा मार्केटिंग का क्षेत्र है कि व्यवसाय कैसे बेहतर करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपने बताया है कि एग्री टूरिज्म वगैरह का क्षेत्र, चूँकि मेरे खुद के ऐसा क्षेत्र है जिसमें मेरा लगाव है, तो आप लोग से ज़्यादा तो अधिक कोई नहीं जानता होगा जो आप लोग कर रहे हैं, बाहर से बैठ के। लेकिन एक बार अगर जो भी बातें समझ में आएँगी, तो जो भी थोड़ा बहुत मैं सहयोग कर सकूँगा, थोड़ा सोच बदलने में किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए या क्या-क्या दिक्कतें हैं, उनको क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो हो सकता है कि उसमें मदद मिलेगी, और अगर कम भी मिलेगी तो मुझे कम से कम सीखने को मिलेगा आप लोग क्या कर रहे हैं, और कभी आगे किसी कारण मैं सहयोग दे सकूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं सर, इनफैक्ट हम लोग अभी करीब 8 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे फिजिकली ऑपरेशनल हैं, उनको हाँ, मॉडल गांव में कन्वर्ट करने के लिए। हाँ, एंड इन द ड्यू कोर्स ऑफ द जर्नी हमको रियलाइज हुआ कि एग्री टूरिज्म और माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं एक विलेज लेवल इकोनॉमी डेवलप करने के लिए, एंड उससे एसोसिएटेड जो बेनिफिट्स होते हैं उनको गांव में लाने के लिए। हाँ, और जो भी यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पे अगर आप एक फ्रेमवर्क अगर हमें उसमें हेल्प कर पाएं तो ज़्यादा एफिशिएंट हमारे एफर्ट्स होंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव उसका आउटकम निकलेगा। तो विथ योर परमिशन सर हम स्टार्ट करें। हाँ जी, प्लीज़। ओके। प्रेम प्रेम सिंह जी ऐड हो चुके हैं। जी सर, ऐड है। जी, अच्छा अच्छा, प्रेम सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो आज सभी लोग जो यहाँ पे जुड़ चुके हैं, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं सौरभ लाल। आप सबने अपना समय निकाला इस मीटिंग में आने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो बहुत ही अहम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में, अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी कुछ जिन मुद्दों पे आज हम बात करेंगे, इसमें काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, काफ़ी रिसर्च करी है, काफ़ी रिजल्ट देखा है, और वही आज वो हमसे साझा करने आए हैं, हमें एक आइडिया देने आए हैं कि किस तरह से हम एग्री टूरिज्म और विलेज लेवल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके हम एक विलेज लेवल इकोनॉमी डेवलप कर सकते हैं, जिससे हमारी जो निर्भरता है शहरों के ऊपर या आसपास के कमर्शियल सेंटर्स के ऊपर वो घटेगी। हमें बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि वहाँ से व्यवसाय आएगा या वहाँ से पैसे आएंगे। कैसे हम अपने गांव को खुद एक आत्मनिर्भर गांव बना सकते हैं एक इकोनॉमिक फ्रंट पे, आज हम थोड़ा सा उस पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा प्रेम सिंह जी से, जो कि एग्री टूरिज्म में एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने काफ़ी चीज़ें खुद करी, प्रैक्टिकली सीखा, और उसके बाद उन्होंने खुद एक अच्छा मॉडल बना लिया है एग्री टूरिज्म का। और प्रेम सिंह जी हमारे साथ पहले भी जुड़े हैं, हमें लगातार गाइड करते रहते हैं, उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। प्रेम सिंह जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि प्लीज अपनी बात रखें। जी, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मुझे किस संबंध में मैंने जो किया है वो बताना है। जी जी, प्रेम सिंह जी, आपने जो किया है और एग्री टूरिज्म को आपने किस तरह से देखा, जी जी उसके बारे में बताएं। उसके बाद फिर हम सिद्धार्थ सर के पास चलेंगे कि जी हम इसको एक मॉडल के रूप में आगे और कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं, इसमें कैसे बढ़ा सकते हैं। जी जी। तो सर मेरे लिए तो वही एक सहज रूप से एक यात्रा रही है। उस यात्रा का एक पड़ाव ये बन गया कि हम अपना जो खेती कर रहे थे, उस खेती में धीरे धीरे ऐसे बदलाव आते गए, जिन बदलाव जो हम बदलाव की अपने आप को सरवाइव करने के लिए, इसमें हमारा कोई इस तरह की कोई मंशा नहीं थी कि इसको हमें लोगों को दिखाना है या कुछ करना है। तो जैसे ही हमारा एक प्रकार का सेटअप पूरा हुआ, तो उसके बाद लोग अपने आप आना शुरू हो गए 2007 के बाद। तो जब लोग आने लगे तो उनके रहने के लिए हमें स्वाभाविक है, जब आपके पास मेहमान आते हैं तो उनको रहने रखने के लिए, उनके लिए सुविधाजनक व्यवस्था करनी पड़ती है।
तो हमने वो बनाना शुरू कर दिया। तो उसमें हमने भी ऐसा अपना डिजाइन बनाया कि हमें कुछ किसी चीज को डिस्टर्ब ना करना पड़े। उसके पहले हमने अपने बगीचे लगा लिए थे और ये सब पूरा खेती का एक सेटअप शुरू कर माने एस्टेब्लिश हो गया था हमारा, और प्रोसेसिंग यूनिट भी लग गई और उसी के अंदर बहुत सारे लोग हो गए। तो धीरे धीरे फिर उनके लिए रहने के प्रबंध हो गए। अब जब लोग आने लगे तो फिर ये लोग हमारी चीजें मांगने लगे, तो फिर हमने अपने यहाँ एक छोटा सा काउंटर बना दिया कि जो लोग दाल, चावल, आटा, अचार, मुरब्बा, दलिया, जो कुछ भी प्राकृतिक रूप से हमारे गांव में बनता है, घर यहीं पर बाग उसमें खेत में बनवाते थे, उसको रखने लगे और धीरे धीरे वो एक पूरा सेटअप बन गया। तो और क्या हमने इसके लिए कोई प्रचार माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया, और माउथ पब्लिसिटी, जो लोग यहाँ एक बार आए तो उन्होंने 4 लोगों को भेजा, फिर 4 लोग आए तो उन्होंने 50 लोगों को भेजा, 50 लोग आए, इस तरह से ये अपने आप हो गया मेरा। और अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो 2 चीजें हो गई जिसको मैं बता सकता हूँ कि ये चीजों को ये लोगों को चाहिए। तो हमें 7 प्रकार के संतुलन चाहिए। आदमी को देखने में अच्छा लगता है, वहां बार बार जाना चाहता है। तो हमारा जो पानी लेने का तरीका है वो संतुलन है, माने कि हम जितना पानी जमीन से लेते हैं उससे ज्यादा रिचार्ज करने का एक साइकिल डेवलप कर रखे हैं, आवर्तनशीलता कहते हैं हम उसको। तो वो डेवलप कर रखे हैं, वो लोगों को पसंद आता है कि हम जितना ऊपर वाला पानी है उसी को ज्यादातर यूज करते हैं। तो जल संतुलन, इसी तरह वायु संतुलन, जब हम एक निश्चित एरिया में हमारे बाग और वन लगते हैं तो वो फल तो देते ही हैं, आमदनी तो बढ़ाते ही हैं, हमारी लागत भी घटाते हैं, मेहनत भी घटाते हैं, और इसके अलावा जो वायु के कार्बन डाइऑक्साइड को नलीफाई करके जमीन के अंदर उत्पादकता बढ़ाता है, कार्बन को ले जाकर तो वो एक देखने में भी लोगों को अच्छा लगता है। तो वायु संतुलन, ताप संतुलन है, इसी तरह से उर्वरता संतुलन, हम जितना जमीन है हमारी, उस सारे जमीन में जितने प्रकार के खादों की जरूरत है उतने प्रकार के पशु हैं। जैसे मिनरल की जरूरत के लिए बकरी भी है, कैल्शियम फास्फोरस की जरूरत के लिए मुर्गी, मुर्गियां, बतख वगैरह भी है, और जिस माइक्रोब्स के लिए गाय भी है, और कार्बन के लिए भैंस भी है, और इन सबके गोबर से बनाने की तमाम प्रकार की विधियां भी हैं। अलग अलग प्रकार के जमीन में अलग अलग प्रकार के खादें बनती हैं। तो उसको देखने में लोगों को लगता है कि हाँ ये इसमें, मैंने हमसे आज तक किसी आदमी ने नहीं पूछा कि आपके पास सर्टिफिकेट क्या है, क्योंकि वो हमारे पास जब वो ट्रकों में पड़ी खाद देखते हैं तो उनको अपने आप विश्वास हो जाता है। जब हमारे यहाँ देखते हैं कि सैकड़ों गाय, भैंस, बकरी सब कुछ है तो उनको हम किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं होती है। तो वो पूरा का पूरा हमारा उर्वरता संतुलन, तो जल संतुलन, वायु संतुलन, ताप संतुलन, उर्वरता संतुलन और ऊर्जा संतुलन, हमने अपने पूरे फार्म हाउस में ग्रीन एनर्जी का यूज करते हैं। 11 किलोवाट का हमारे पास सोलर, 8 किलोवाट का ऑनलाइन क्या कहते हैं उसको, ऑन ग्रिड कनेक्शन है, और 3 किलोवाट हम पानी के लिए 3 हार्स पावर का पानी का प्रबंध है, और 8 हार्स पावर 8 किलोवाट का वो है ऑन ग्रिड है। तो ऊर्जा संतुलन भी, गोबर गैस भी है हमारा, खाना गैस से गोबर गैस से बनता है, और माने चूल्हे में बनता है। ईंधन भी हमारे पास पर्याप्त है, चूंकि हमारे पास वन और बाग हैं तो सूखी लकड़ी अपने आप बहुत सारी निकलती रहती है, तो हमारा तो काम चलता ही है, गांव वालों का भी काम चलता है। तो ये ताप ऊर्जा संतुलन। और उसके बाद एक 6वां संतुलन जो लोग पसंद करते हैं कि हमारे फार्म हाउस में रहने वाले सारे व्यक्ति अपने आप को मालिक महसूस करें और प्रसन्न चित्त रहें, उनके ऊपर कोई दबाव ना हो। तो वो आज तक कोई यहाँ था नहीं पा पाया कि हम लोग रहते हैं तो एक परिवार है कि अलग अलग परिवार रहते हैं, कोई नौकर और मालिक का कोई संबंध नहीं है। तो ये 6 संतुलन लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। और 7वां संतुलन है जो यहाँ पर प्रासंगिक नहीं है, वो 7वां संतुलन वो मेरे लिए है कि मेरी पूरी ऊर्जा पूरे विश्व के कल्याण के लिए कैसे काम करे, उसके एलिमेंट में है। चाहे हमारा व्यवसाय हो, चाहे हमारा लाइफ स्टाइल हो, चाहे हमारा कपड़ा पहनना हो, हमारा खाना हो, हमारा रहना हो, वो विश्व व्यवस्था के विपरीत कहीं नहीं मिलेगी। कि हमारी आर्थिक स्रोत ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे जो पर्यावरण को असंतुलित करते हैं।
हमारे जो कपड़ा पहनने का तरीका है वो खद्दर अभी पहनते हैं इसलिए कि लोगों को रोजगार मिले और प्राकृतिक उससे, तो हमारा रहना खाना ये सब विश्व व्यवस्था के अलाइनमेंट में हो जाए, ये सातवां संतुलन कहलाता है। तो जब हमारा रहना, सोचना, करना ये सब एक लीन में हो जाता है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और ये चीज देखने के लिए लोग आना चाहते हैं। वो भी नहीं जानते कि उनको क्या अच्छा लगता है, लेकिन ये चीजें अच्छी लगती हैं। और हम जो हमारा जो खेत का डिजाइन है वो अपने घर के लिए, हम बाजार के लिए ना बोते समय बाजार ध्यान रखते हैं और न काटते समय। बाजार हमारे दिमाग में है नहीं, पैसे को हमने अपने दिमाग से बाहर कर दिया है। हमारा ये मानना है कि पैसा खराब दिमाग के आदमी का एक नमूना है, उसको लंका में हम देख ही सकते हैं कि पैसा है खाना नहीं है, पैसा है ईंधन नहीं है, पैसा है ट्रांसपोर्टेशन कर नहीं सकते। तो पैसा कोई चीज नहीं है, पैसा तब तक उपयोगी है जब तक उसके बराबर के मात्रा में वस्तु उपलब्ध है। तो हम वस्तु आधारित जीवन को ज्यादा जीते हैं और पैसे के लिए हमारा कोई कार्यकलाप नहीं है। तो हम यहाँ प्रसन्न चित्त रहें, सब लोग स्वस्थ रहें और किसी का कोई काम ना रुके और उतना पैसा आए जितने पैसे की हमें जरूरत है। तो उसके लिए हमने यहाँ एक क्या कहते हैं उसको, जैसे सुपरमार्केट वगैरह में एक ऐसा स्थान बना दिया है जहां पर हम अपने यहाँ जितनी 30-40 प्रकार की चीजें प्रोसेस होती हैं हमारे यहाँ, उन सबको एक जगह रखी रहती हैं, जिसको तो अपने आप जो आते हैं यहाँ तो वो खरीद के ले भी जाते हैं। और धीरे धीरे अब हमारे गांव के 32 लोगों का हमारे यहाँ खाता खुल गया है कि वो अपने यहाँ बनाते हैं चीजें ऑर्गेनिक और हमारे यहाँ रख जाते हैं। उनको हम नगद पैसा दिलाने के लिए एक आदमी रख दिए हैं और हमारा धीरे धीरे बिक के आ जाता है। तो इस तरह से हम 30-32 लोग भी एक सुपरमार्केट टाइप का या वस्तु विनिमय केंद्र मान लें हम उसको। तो हमारा तो ये कहना है आप लोगों को भी कि अगर हर गांव में एक सुपरमार्केट बन जाए, क्योंकि सिद्धांत है कि जब कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है, प्यासा कुएं के पास जाता है। जब तक हम शहर में रहने वाले लोगों के पैसे के लालच को केंद्र में रखकर फिर उनको चीजें मुहैया कराएंगे, वो कभी इज्जत नहीं करेंगे। वही आदमी जब दूध वाला जाता है दरवाजे में तो कहता है तुम मिलावट करके लाए, और वही आदमी जब शाम को दारू लेने जाता है दुकान में तो एक बात नहीं कहता है कि इसमें मिलावट है या पैसा ज्यादा है, हट से पैसा दे देगा। तो ये मनोविज्ञान है उपभोक्ताओं का कि वो उसके पास जो आ जाएगी उसकी कीमत नहीं करेगा। तो मेरा तो ये बार बार निवेदन रहा है और अभी भी मैं निवेदन करता हूँ, सभी किसानों को इस बात के लिए मोटिवेट करता हूँ कि वो कुआं बने, प्यासा अपने आप आएगा, और जब आपके पास आएगा तो आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, अपने आप वो चीज को टेस्ट करेगा। स्वागत भाव रखा जाए, लोगों के रहने का खूब प्रबंध रखा जाए, उसमें कोई पैसा ना लिया जाए। तो इस तरह से हमारा जो डिजाइन मेरा अपना, ये मैं इसमें ये नहीं इसको लिया जाए कि मैं कोई उपदेश दे रहा हूं, मैंने अपना डिजाइन इस तरह का बना रखा है और इस डिजाइन में अभी तक मुझे कोई असफलता नहीं मिली है। और ज्यादा से ज्यादा मेरे पास आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमारी चीज कोई फेंकनी पड़ी। अगर हमने 40 क्विंटल भी मुरब्बा बना लिया है तो वो भी बिका है। 200 कुंतल हमने दलिया बेचा है, बिक जाता है हमारा यहीं से। आटे के लिए हम परमानेंट रखते नहीं है, आदमी आया उसको थोड़ी देर दरबार किया और आसपास के लोग उसके लिए एकदम अलर्ट हैं, कौन सा आटा चाहिए तुरंत बन के उसे बैठे बैठे आ गया, ताजा आटा दे देते हैं। इस तरह से पूरा फुल डिजाइन हो गया है और बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। तो 7 से 8 परिवार हमारे यहाँ परमानेंट रहते हैं। तो इस तरह का एक हमारा मॉडल है और मतलब हम जहाँ रहते हैं वो ऐसा है। अब मैं ये नहीं दावा कर सकता हूँ कि ये मॉडल सब जगह के लिए उपयुक्त होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये इस बात के लिए मैं जरूर आग्रह करता हूँ किसानों से विशेषकर कि वो कहीं ढूंढने उड़ने न जाए, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। और संसार में कहीं ध्यान करके देखिए, लोग खोद के ले आते हैं कि यहाँ पर ये धातु है तो उसको खोद के ले आते हैं। जब आप अच्छी चीज बनाएंगे तो अपने आप उसके ग्राहक आपके पास आएंगे। आप मत जाइए, आपके जाने से पूरे किसान समाज की गरिमा चली जाती है। और हम पैसे के लिए देखिए, चींटी भी कितनी दूर जाती है पैसा कमाने के लिए, और माने खाना देने के लिए, 2-4 हाथ, 2-4-10 गज।
जितना जानवर है वो भी इतनी दूर ही पैसे के लिए माने खाने के लिए जाता है जहां से शाम को घर वापस आ जाए, और हम पूरी दुनिया का चक्कर पैसे के लिए लगाते हैं। ये हमारी जो वेस्टर्न थॉट प्रोसेस ने हमारे 40 साल 50 साल में हमारे दिमाग में घुसा भर दिया है और अपने पीछे नचाते हैं। जैसे दूध का बिजनेस करने वालों को देखा है मैंने कि वो शहर वालों के लिए एक नौकर हो जाता है, अपने घर के लिए दूध नहीं रखता है, उनको कम पैसे में दूध दे आता है। तो इस तरह से वो फंस जाता है और कभी भी समृद्ध नहीं होगा। वही दूध खरीद के बेचने वाला समृद्ध हो गया और दूध पैदा करने वाला गरीब रहा। तो इस चीज को समझने के लिए मैं लोगों से आग्रह करता हूं, किसानों से, कि इससे हमारे किसान जाति की गरिमा भी बनी रहेगी और हम पैसे के लिए न जाएं, हमारे पास पैसा आए तो ज्यादा टिकाऊ पैसा होगा, अपव्यय कम होगा। हम देने जाते हैं तो हम जोड़ते ही नहीं कि हम उसमें परिश्रम करते हैं, हम उसमें अपना डीजल पेट्रोल लगाते हैं। इस तरह से जो हमने यहाँ पर अपना डेवलप किया है और भगवान की कृपा से एकदम सफल मॉडल है, और हम दोनों तरह का आप काम कर रहे हैं कि माने ये जो हमारा व्यक्तिगत स्तर पर है इसको गांव स्तर पर हो जाना चाहिए। उसका नाम वस्तु विनिमय केंद्र होता है। गांव के लोग जो उगाएं उसको वहां रख दें और उनको जो जरूरत है उस वस्तु विनिमय केंद्र से ले आए। पूरा गांव की एक कमेटी बन जाए और वो वस्तु विनिमय समिति बन जाए और वो समिति तय करे कि हमारे गांव से बाहर कौन कौन सी चीजें लानी है, तो इकट्ठे ले लें वो। तो एक तो थोक में मिल जाएगा, लोगों को कम पैसे में चीजें मिल जाएंगी और पूरी एक मॉडल खड़ा हो जाएगा पूरे देश में। 5 लाख 6.5 लाख गांव है तो 6.5 लाख सुपर मार्केट हो जाएंगे। एक सुपर मार्केट में अगर 5 लोगों को भी रोजगार मिलता है तो 5 छक्का 30 लाख लोग एक साथ में रोजगार पा जाएंगे। विदेश में पैसा भगना बंद हो जाएगा, शहर से पैसा गांव की तरफ आने लगेगा, गांव का अपव्यय रुकेगा। अब एक ही सामान को लेने के लिए पूरे गांव के, मैंने एक सर्वे, हमने बहुत सारे अपने गांव में सर्वे किए हैं कि कितना दारू पीते हैं लोग, तो कितने लाख की है, कितनी दवाई लाते हैं। सामान लेने के लिए प्रतिदिन गांव से 200 आदमी जाता है। यदि यही सुपर मार्केट में मिल जाए तो 200 आदमियों का 1.5 लीटर प्रतिदिन का पेट्रोल बच जाएगा। तो 150 लीटर पेट्रोल भी बचा लिया तो एक बड़ी बचत हो जाती है। तो इस तरह से थोड़ा सा मोटिवेट करने की जरूरत है, उसको समग्रता से देखने की जरूरत है और ये चल जाता है। इसलिए कि इसमें पूरे गांव को सहमत होने की जरूरत नहीं होती। इसमें 4-5 लोग भी बुद्धिमान है, वो गांव के लिए वस्तु विनिमय केंद्र मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर हम कहीं से फंड के इंतजार में है। 20-25 लाख की एक वर्ल्ड क्लास का हम सुपर मार्केट बनाए गांव में, और यहाँ पर हम पूरे आसपास के शहर सब जगह फिर वो कर देंगे, माने प्रचार कर देंगे कि यहाँ पर सब क्या क्या मिलता है और कब कब आप ले सकते हैं, क्या क्या चीजें मिलती हैं, और हर व्यक्ति का काउंटर हो। ऐसा हमारे मन में एक परिकल्पना है कि 15-20 लाख 25 लाख रुपए के इंतजाम होते ही हम इसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब प्रत्येक गांव में ये गाना कोई गा रहा है, ये कोई गाना बजा रहा है। प्रियन, प्रियन, हेलो। सर रिमूव कर दिया है। हाँ जी, तो बोलिए जी, लगभग, क्षमा चाहेंगे जी, आप शुरू करें जी। हाँ तो मेरा लगभग कहना पूरा हो गया कि जो मैं एक मेरे मन में परिकल्पना है कि हर गांव में एक वस्तु विनिमय केंद्र हो जाए, तो उस गांव में आने वाली चीजें को लिखवा दें लोग, समिति वाला एक आदमी वो बाहर से ले आए और वहां पर रखे, और अपनी गांव की चीजें जो पैदा करता है वो रख ले, उसको जो जरूरत है, मान लीजिए कोई मूली पैदा करता है, अदरक चाहिए तो अदरक ले जाए, और उसका जो डिफरेंस है वो अपना देता रहे। वो उसके तरीके सब विकसित हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। साल हम लोग तो यहाँ 3 महीने में एक बार का हिसाब करने का भी बना लेते हैं, 6 महीने में एक बार का कोई है अभी?
हाँ हाँ, हम प्रेम जी आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे, एटलीस्ट मुझे तो। जी बट बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये सॉरी कोई मीटिंग बॉम्ब कर रहा था तो हमने उनको हटा दिया है। प्रियंक अभी किसी नई आईडी से किसी को एक्सेप्ट मत करिएगा। ओके सर। जी जी प्रेम जी, हम लोग एकदम ध्यान से सुन रहे हैं आपकी बात। जी जी, तो लगभग मेरा कहना हो गया सर। और मैं जो कर पाया उसको जो मैं कोई प्रोफेशनल वक्ता नहीं, इसलिए बहुत कंसोलिडेट वे में अपनी बातें नहीं रख पाता हूँ, लेकिन वो उसका जीस्ट जो है जी वो जी ये है जी कि खेत में संतुलन हो, संतुलन पूर्वक खेती हो, और अपने लिए खेती हो, बिना और जो कुछ भी बचे अपने खेत से उसको प्रोसेस करके अपने ही अपने ही गांव के उसमें रखें। और मतलब हम दूसरों को बताएं कि हमारे पास ये है, हम लेकर कोई वस्तु न जाए। जी जी क्योंकि शहर में रहने वाले लोगों के पास पैसा भी ज्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, वो आए और ढूंढ के लें। हम क्यों जाएं उनके पास? ये लॉजिक मेरे आज तक दिमाग में नहीं घुसा है, क्योंकि उनको जरूरत हो तो आए, नहीं तो हम तो अपनी मस्ती में मस्त ही है, हम क्यों जाएं? तो ये जो हम लोगों ने पूरा डिजाइन बना रखा है कि शहर के लोगों के लिए हम पूरा सजा रहे हैं अपने गांव को, और उन्हीं के लिए पैदा करें, अपने लिए कुछ भी ना करें। अब देखा गांव में मैंने कि सूखे सूखे आदमी घूम रहे हैं, उनके बच्चे कुपोषित हैं और दूध बेच रहे हैं, उनके महिलाएं 30 साल में बुढ़िया लगने लगती हैं, और उनके लिए वो हेल्थ की चीजें बना बना के उपजा उपजा के दे रही है। ये मुझे पीड़ा देती रही। तो इसलिए मैंने ये मॉडल किया कि शहरों को आना चाहिए गांव में, क्योंकि उनके पास संसाधन है, उनके पास वीकेंड में छुट्टी मिलती है। आए, हम क्यों उनके लिए अपने गांव वालों को पैसे के लालच में फंसाएं? ठीक है ना? और इसमें बहुत बाधाएं हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं, तो वो बाधाओं के लिए यहाँ समय नहीं है। फिर कभी होगा तो बताएंगे कि इस बात में मुझे बाधाएं क्या क्या फेस करनी पड़ती हैं, और लगातार हमें तर्क जुटाए रखने पड़ते हैं। वो वो उसके लिए अलग से चलता है। जी धन्यवाद, आपने बोलने के लिए अवसर दिया, इनवाइट किया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सिंह जी। और आपने कुछ बड़ी अहम बातें बताई कि जैसे आपने वो मार्केट वाली बात बताई, और कैसे एक तरह से कलेक्टिव्स की जो हम बात करते हैं कि लोगों का एक छोटे छोटे समूह बना के और उनसे हम क्या क्या अलग अलग चीजें कर सकते हैं। तो एक गांव में सही बात है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ उपज करने की, कुछ ना कुछ पैदा करने की क्षमता है। और अगर और कई बार गांव से शहर तक ले जाने में उस वस्तु की अहमियत या तो खत्म हो जाती है या वो पेरिश कर जाता है। तो वहीं पे अगर हम एक मार्केट का मॉडल गांव में ही विकसित करें और उसका हम ठीक से प्रचार प्रसार करें, तो कहीं ना कहीं जो एक ऑर्गेनिक की नेचुरल चीज़ों की डिमांड है वो शहर के लोगों को गांव में लेकर आएगा। और जब शहर के लोग गांव में आने लगेंगे तो छोटे स्तर पे ही सही पर एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट का एक मौका, साथ में जो उसके अलाइड कमर्शियल एक्टिविटीज हो सकती हैं उसके मौके खुलेंगे। और एक ये अच्छा एक एक्सपीरियंशियल शॉपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डेवलप कर सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। सिद्धार्थ सर, प्लीज ओवर टू यू, और वी आर वेरी ईगर टू लिसन टू यू सर। धन्यवाद प्रेम जी और सौरभ जी। पहली चीज तो मैं जरूर कहूंगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ पर आया, क्योंकि मुझे सच बताऊं तो ये पर्सपेक्टिव जो प्रेम जी ने डिटेल बताई मेरे लिए खुद के लिए एक अनुभव है, और सीखने की कई चीजें उन्होंने बताई। मैंने नोट्स ले रहा था क्योंकि मुझे बड़ा मजा आ रहा था कि बिल्कुल सही चीजें बोल रहे हैं। और अपनी सोच से आपने जो मॉडल प्रेम जी जो इवॉल्व किया है, इसमें आपने कई चीजें जो मैं फिर ये बात बोलूंगा कि मेरा जो अनुभव गांव का है वो काफी लिमिटेड है। थोड़े अनुभव के कारण बहुत सारी चीजें हैं जो मैं सीख सकता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ चूंकि गांव से निकला हूं तो काफी समझना मेरे लिए आसान है। परिवार अभी भी हमारा आधे से ज्यादा गांव में ही रहता है। और जो मैंने मार्केटिंग सीखी कि किस तरीके से लोग व्यवसाय शुरू करते हैं, तो मैं कई छोटे बड़े व्यवसाय जो शहरों में है, कंपनीज जो है, स्टार्टअप जो है, उसमें इन्वॉल्व हूँ, और उनको किस तरीके से लोग बढ़ाते हैं। तो मेरा वो आप ये समझ सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन है, उस क्षेत्र में मैंने काम किया है। तो मैं जो जो आपने बात बताई, आपने 3-4 चीजें बहुत अच्छी बोली। एक तो आपने जो आपका काम है उसकी जड़ जो है
वो कई गहरे इश्यूज में छुपी हुई है, वो केवल व्यवसाय नहीं है। जैसे वो गांव के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या अपने पैरों पे खड़े होने के ऊपर मोटिवेटेड है कि हम पहले गांव में लोगों को कैसे अपने पैरों पे खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरी चीज ये सेल्फ रेस्पेक्ट में है कि गांव में जो लोग काम करें केवल पैसे की नीयत से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करें। तीसरी चीज कि गांव में ओवरऑल कैसे गांव का सुधार हो, थ्रू कॉस्ट रिडक्शन करके परचेज को लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाए तो हर पहलू गांव का सुधरे। और इसका आफ्टर इफेक्ट है, इसका एक एडिशनल बेनिफिट है कि लोग बाहर से आए। और उसमें आपने व्यवसाय के बहुत अच्छे पहलुओं को टच किया कि अगर क्वालिटी अच्छी बनाएंगे तो लोग आएंगे। और इस तरीके से बिल्कुल सही बात है, खाने के क्षेत्र में तो क्वालिटी की इतनी समस्या है। शहरों में भी मैं बता दूं कितने एलर्जीज वगैरह डेवलप हो रही हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। सो ये सब चीजों को लेके तो मैं एक दो ही खाली बात कुछ थोड़े से जो मुझे समझ में आया और जो मैं जानता हूँ उसके हिसाब से मैं शेयर करूंगा। देखिए, दो तरीके हैं। एक तो आपने जो जिस चीज में जैसे शुरू किया और जो सफलता प्राप्त करी, अगर मैं उसको लिंक करूं कि क्या हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ से अमेरिका तक, तो आपने जो बोला उसको हम लोग कह देते हैं ग्रोथ हैकिंग। आपने ये सोच के तैयारी करके कि ये हम करेंगे प्लान तरीके से नहीं किया। आपके अंदर कुछ कमियां आप वहां पर आपको अगल बगल दिखी, अपने वातावरण में, अपने गांव में अपनी दिक्कतें दिखी। उसका आपने बहुत सोच के थोड़ा सॉल्यूशन निकाला और टेस्ट किया कि ये काम करेगा, ये नहीं करेगा। और स्टेप बाय स्टेप आप टेस्ट करते गए, कुछ चीजें काम करी, कुछ नहीं काम करी। जो काम करते करते आपने मॉडल इवॉल्व किया। और ये बहुत ही अच्छा मॉडल है जिसको रेप्लिकेट किया जा सकता है काफी बड़े बड़े क्षेत्रों में, काफी बड़े स्केल पे। क्योंकि एक गांव में है वर्सेस 10,000 गांव में होगा, उसका असर अलग दिखेगा। मैं जो चीजें बताऊंगा अब मैं दूसरे छोर से बताऊंगा, जो थोड़ा बहुत है। दूसरा छोर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, एक होता है कि आपने शुरू किया, दूसरा छोर ये है कि कई लोगों की कोई जरूरतें होती हैं, अलग अलग लोगों की। और जो मॉडल डेवलप करें वो अपने सोच के अगल बगल देख के सॉल्यूशन चीजों का इवॉल्व करके फिर कॉमर्शलाइज करें एज अ सेकेंड स्टेप। उसके उसके बजाय अगर आप ये देखें कि लोगों की जरूरतें क्या है, उसके हिसाब से मॉडल डेवलप करें। पहले जरूरतों से शुरुआत करें। इसमें अंतर क्या है जो आप कर रहे हैं उसमें और इसमें? इसमें अंतर ये होगा कि इसमें आप व्यवसाय को प्राथमिकता दे रहे हैं और गांव का डेवलपमेंट और जो समस्या है वो तो सॉल्व होंगी ही होंगी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होंगी। लेकिन आप व्यवसाय को प्राथमिकता दे रहे हैं तो अंतर क्या पड़ेगा, आप जल्दी वो चीज सफलता प्राप्त कर सकते हैं जो आपने समय के साथ ट्रायल एंड हिट एंड ट्रायल करके प्राप्त करी। जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि क्या मेरे मन में है जो मैं बता रहा हूँ। जैसे आप जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र में आपने चीजें प्रोड्यूस करी, दाल प्रोड्यूस किया और चीजें लोगों ने, गांव वालों ने मिलकर लगाई रखी, तो जो लोग आते हैं मिलते हैं। पंजाब में मैंने एक जगह पे मैं विजिट किया जहां पर एक व्यक्ति का जो चंडीगढ़ में रहता था, उसने अपना फार्म था वहां पर करीब 1 घंटे की दूरी पर। तो उसको उसने उस तरीके से शुरू किया जैसे मैं बता रहा था। तो उसने क्या किया कि देखा कि बहुत लोग जो हैं शहर के, वो जाना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि ये कैसे होता है, दूध कहाँ से आता है, गुड़ कहाँ से आता है, मिठाई कैसे बनती है, खेती कैसे होती है, मुर्गी अंडा वगैरह हर चीज उनको क्यूरियोसिटी, चूंकि बहुत सालों से जनरेशन से बाहर रह रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता। दूसरा ये है कि लोग चाहते हैं चंडीगढ़ में रहना कि यार आज काम से परेशान हो गए, हमको 2 दिन छुट्टी बनानी है, हर कोई वही जाता है, वही चीजें देखता है, तो अब हम एक बार समझेंगे, अच्छे वातावरण में जाके रहेंगे। तो उन्होंने कई कमरे बना दिए। कमरे इस नियत से बनाए कि शहर वाले लोग आए, उनकी सुविधाएं वगैरह दे दी, उनकी पूरी एक्टिविटी प्लान कर दी जो शायद आप भी करते होंगे, और 2-3 दिन का कार्यक्रम की वीकेंड में आए और पूरा समझा के, और वैसे ही उन्होंने दुकान वगैरह लगाई। लेकिन सालों में वो इवॉल्व करने के बजाय मॉडल उन्होंने एक बार में चलाया। इनफैक्ट उन्होंने बड़ी अच्छी उसकी मार्केटिंग और पीआर, पब्लिक रिलेशंस किया कि सालों पहले प्रिंस चार्ल्स आए थे तो उनके यहाँ आके रुके थे, तो उसको भी वो लेके अब कम्युनिकेशन में लगाते हैं। उनकी खेती पे असर नहीं पड़ा, उन्होंने पूरे गांव को इन्वॉल्व नहीं किया, जो उनकी कमी है, जो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये पहलू आपका बड़ा बहुत ही अच्छा और यूनिक है, ये रेप्लिकेट करने लायक है उनसे बेहतर। लेकिन उन्होंने केवल व्यवसाय की दृष्टि से किया और काफी अच्छा कर रहे हैं, काफी अच्छा उन्होंने एक्सपैंड किया। गुड़ बना के अपने यहाँ का गुड़ देना, सामने तरह तरह की गाय, अंतर दिखाना है कि ये देखिए हमारे यहाँ की गाय है, गिर है और अलग अलग वैरायटी की है, साहिवाल।
उनका दिखाया कि ये देखिए जर्सी है, इसमें अंतर क्या होता है, सब चीजें एजुकेट करना पूरा हो। तो एक तो ये तरीके से जल्दी कर सकते हैं, और आपका और ये दूसरा जो व्यवसायिक पहलू होता है, अगर आदमी सोचे तो जल्दी से इसको स्केल अप कर सकता है, यानी कि एक का 10,000 गांव में, 3,000 गांव में, 4,000 जल्दी इसको कर सकता है, जिससे और लोगों का फायदा होगा। और दूसरी चीज जिसको मैं अभी एम्फेसाइज करूंगा कि आपका जो मॉडल है, ये जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उसके हिसाब से बिल्कुल फिट है, और ग्रोथ जो आपकी है वो ऑर्गेनिक है। हम लोग ऑर्गेनिक ग्रोथ बोलते हैं, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया वर्ड ऑफ माउथ, कि एक जाता है तो 4 को भेजता है। लेकिन अगर मान लीजिए 4 के बजाय आपके यहाँ 400 आ जाए कल, तो और तेजी से बढ़ सकता है। ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ, यानी वर्ड ऑफ माउथ के साथ साथ अगर आप टारगेटेड डिजिटल मार्केटिंग वगैरह इस चीज की करें तो बहुत ज्यादा लोग, ये मत इसको इस नियत से मत देखिए कि आप चाहते हैं कि लोग आए और आप पैसा कमाएं, उससे थोड़ा आदमी का मन हल्का होता है। इस नियत से देखिए कि हजारों लाखों लोगों को जरूरत है आके समझने की कि गांव में क्या हो रहा है, लेकिन उनको पता ही नहीं है। तो जो उस सर्किल में नहीं रहेगा उसको वो मौका नहीं मिलेगा। अगर आप आजकल हर कोई स्मार्टफोन लेके घूम रहा है, अगर लाखों लोगों को पता होगा कि भाई प्रेम जी का वहां पर ये ऐसा चल रहा है बहुत अच्छा, तो वो आके जानना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो इससे आपके वर्ड ऑफ माउथ से अगर 100 लोग आते हैं तो 10,000 लोग आने लगेंगे, उसमें कोई नुकसान नहीं है। गांव में और बढ़ेगा, और आपके गांव में नहीं तो 2 गांव छोड़ के जो कर रहा होगा उसकी भी डिमांड बढ़ेगी। तो ये चीजें, इन सब चीजों की डिमांड बहुत बढ़ रही है। और एक और चीज जो मैं कह के रुक जाऊंगा, कि जैसे अभी आपका एक मॉडल है जिसमें खेती और यहाँ का सामान है, लेकिन एग्री टूरिज्म में और रूरल टूरिज्म में बहुत मॉडल और जगह पर भी है विदेशों में। और महाराष्ट्र ने फॉर एग्जांपल, भारत में ही महाराष्ट्र ने भी शुरू किया है। करीब उनके यहाँ 230 से ज्यादा 225 से 230 से ज्यादा केंद्र हैं। उनका मॉडल थोड़ा सा अलग है आपसे। उनका जैसे जहाँ वाइन वगैरह होती है, बनाते हैं वाइन, उसके बारे में ज्यादा बताते हैं, फोकस करते हैं। एक और मॉडल है जिसको अभी 2021 में यूनाइटेड नेशंस ने अवार्ड दिया है, वो जो आंध्र प्रदेश के गांव को, हैदराबाद से थोड़ी दूरी पर है, जो पोचमपल्ली, या क्या बोलते हैं, वो जो उनकी साड़ी का जो वीव होता है, वो गांव में वो लोग उसकी जो बुनाई करते हैं साड़ी की, बड़ी फेमस है यहाँ की। तो वो टूरिज्म जो करते हैं वो गांव में ले जाते हैं, लोग रहते हैं। इन सब चीजों के अलावा वो भी देखते हैं कैसे बुनाई हो रही है कपड़े का, कैसे गांव में व्यवसाय चल रहा है, वो चल रहा है। और एग्जाम्पल आपको दे दें जो अलग तरीके से हो सकता है, जैसे पहाड़ों में, जैसे उत्तराखंड में गांव है, आप उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश ले लीजिए, दुधवा है। जैसे मान लीजिए कई लोग जानना चाहते हैं कि जंगल के आसपास क्या होता है, कैसे ट्राइबल्स वगैरह रहते हैं, जो लोग वहाँ के पुराने लोग रहते आ रहे हैं, या उनको ये भी शौक है कि हम जंगल में सफारी भी, जानवर भी देखेंगे और कंबाइन करेंगे, क्योंकि उनका व्यवसाय अलग होगा, उनका रहन सहन थोड़ा अलग होगा, जो हमारे यहाँ लखनऊ में गाँव होगा उसके रहने वाले से, या जो नदी के किनारे मछुआरों की कम्युनिटी होगी उनका अलग रहन सहन होगा। तो ऐसा नहीं है कि लोग सीखना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग जो हैं बाहर, जो कुछ समय बिताना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्रकृति के करीब आना चाहते हैं, और उनको ज्यादा पसंद नहीं है बहुत सारी चीजें शहरों की, जैसा आप सही कह रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा डिमांड से कोई शुरू करें शहरों में अगल बगल, कि क्या क्या तरीके की चीजें लोग चाहते हैं अपने बच्चों को दिखाना, खुद दिखाना, छुट्टी बनाना, या समझना या खरीदना, उसके बाद अगर सही जगह पर जो गांव लोकेटेड हो उनका सही मॉडल उसके जवाब में तैयार किया जाए, तो जिस चीज को करने में आपको 10 साल लगे होंगे, 15 साल या 12 साल लगे होंगे, वो चीज 2 साल में तैयार की जा सकती है, और ज्यादा फिट होगी उनकी रिक्वायरमेंट से। क्योंकि अल्टीमेटली वो लोगों की रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं मन में होगा, तभी वो आएंगे। और जो मन की आपके पता रहेगा कि उनको क्या चाहिए, तो आप उस हिसाब से उसको जल्दी तैयार कर सकते हैं। तो बिजनेस वर्ल्ड में हम लोग यही करते हैं, हम शुरुआत करते हैं, कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी की शुरुआत करती है कि लोगों को जरूरत क्या है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन तैयार करती है जो हमें देना है। अगर वैसे तैयार करें तो थोड़ा जल्दी हो जाता है और ज्यादा बड़े स्केल पे हो जाता है। मैं इतना ही कहूंगा, मुझे भी बहुत सीखना है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। इनफैक्ट मैंने सारे नोट्स बनाए, और कभी मौका मिलेगा तो जरूर मैं और जानना चाहूंगा कि आपको दिक्कतें क्या आई थी। इसी के साथ मैं अधिक नहीं, बस यहीं पर मैं खत्म करूंगा। कुछ अगर वैसे कोई बात हो सौरभ जी तो बताइए, मैं उसका जवाब दे दूंगा अगर कोई मेरे समझ में आएगा, अगर कोई प्रश्न हो मेरे लिए तो। नहीं, बिल्कुल सर। और ये भी आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दिया कि
सप्लाई को डिमांड से मैच कराने का एक कॉरोलरी ये भी हो सकता है कि हम डिमांड बेसिस सप्लाई जनरेट करने की कोशिश करें, उसके हिसाब से अपने प्रोसेसेस को, सिस्टम्स को कस्टमाइज करें। प्रेम सिंह जी, आपसे मैं एक बार वापस चर्चा में आना चाहूँगा कि जैसे वैसे तो कई ऐसी बाधाएं होंगी जो आपने जिनको झेला होगा, उनका समाधान निकाला होगा, बट सबसे पहले कि जो गांव के जो लोग हैं, जितने लोगों के साथ भी आप मिलके ये कर रहे हैं, उनको साथ लाने के लिए उनके भी मन में कई सवाल शुरू में उठे होंगे, तो वो सवाल या शंकाएं किस तरह की थी और उनको आपने कैसे हल किया? केवल लोगों के पर्सपेक्टिव से अगर आप थोड़ा बता पाए तो एक अच्छी चर्चा हो जाएगी वो। इसमें सौरभ जी, जी आवाज आ रही है? जी सर, सुन पा रहा हूँ बिल्कुल। इसमें हमने लंबा वाकया लगा। शुरुआत में तो घर से भी विरोध हुआ, गांव से भी विरोध हुआ, फिर घर वाले धीरे धीरे न्यूट्रल हुए तो गांव वालों ने तमाम प्रकार के जाल बुने। सबसे बड़ी दिक्कत गांव में जो प्रैक्टिकल होती है कि यदि आप सफल होने लगते हैं तो बहुत लोग अपनी मूर्खता और ईर्ष्यावश वो अपना ही विरोध एक तरह से करना शुरू कर देते हैं, और आप माने हमको फंसाने की कोशिश करते रहे। लेकिन मुझे इसमें बहुत सपोर्ट मिला। कुछ माने जो IAS IPS आते रहे तो उनसे हम शेयर करते रहे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और धीरे धीरे उससे निकाले। और मैं कहने में तो 2 लाइन में हो गया, लेकिन निकलने में 20 साल लगा। जी 20 जी साल की प्रक्रिया रही और हम इसको बंद नहीं किए अपने इस अभियान को। तो और जब 2007 से लोगों का आना जाना शुरू हुआ, तब धीरे धीरे लोगों ने देखना शुरू किया, अरे यार ये तो हमसे बहुत पहले से ये बात कह रहा था, हमें समझ में नहीं आया। अब धीरे धीरे करके फिर 30 साल बाद 2 परिवार एकदम से जुड़े। अब पूरा गांव इस बात के लिए राजी है कि किसी को भी मैं कुछ भी कह दूं, वो मंत्रमुग्ध होकर हमारी बात को फॉलो करना, और उनको विश्वास हो गया कि ये सबकी समृद्धि चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं। तो ये मैसेज देने में मुझे 30-35 साल लग गया। और मैं इसी तजर्बे से कह रहा हूँ कि अगर हम इनसे कुछ कहेंगे किसी से भी, तो वो अपने तरह से उसके अर्थ लेगा। हम एक एक स्थापित हो गए, फिर इसके बाद वही आदमी जब पूछेगा, तो हमने 3 सूत्र निकाले: बिना मांगे देओ मत, बिना पूछे बताओ मत, और बिना मांगे देओ मत, बिना पूछे बताओ मत, और एक और है वो अभी याद नहीं आ रहा। ये 3 अपने मंत्र बना लिए हमने कि जब अपने मन से आदमी मांगे तब दे दीजिए, वो आपकी इज्जत करेगा और उसके बारे में सोचेगा। जब वो सहायता मांगे तो सहायता दे दिए, अपने मन से उनको न दिया जाए। इस सूत्र से हमें बहुत सफलता मिली और इसी सूत्र को हम अभी भी लगाए रहते हैं। तो धीरे धीरे हुआ। अब पूरा गांव जब एक स्तर पर स्थापित हो गए, तब जाके गांव माना कि ये रास्ता भी हो सकता है, हम अपने अपव्यय को रोक के भी समृद्ध हो सकते हैं। हम अपनी दौड़ धूप जो पैसा कमाने में जितना खर्च कर देते हैं, उतना पैसा भी नहीं आता है। तो उनके कैलकुलेशन हमारे पास आते हैं, तो हम पूरे गांव भर का उन्हीं से सर्वे करवाते रहते हैं। वो एक दैनिक प्रक्रिया हमारी हो गई है। अब धीरे धीरे लोग पूरे कन्विंस हैं। और गांव में भी बहुत स्तर होते हैं, आप तो जानते ही हैं कि कुछ लोगों के पास जमीनें हैं, कुछ लोगों के पास जमीनें नहीं हैं, कुछ लोगों के पास कौन सी व्यवस्था है, कैसे है, ये सब पूरा के आधार पर प्लानिंग बनती है कि कौन किस तरह से खड़ा हो सकता है। हमारे मोटो 2 रहते हैं: गांव की जवानी गांव से बाहर न जाए। जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है गांव की, वो गांव की ऊर्जा, जो ये लालिमा है ना शहरों की, ये गांव की जवानी की बनाई हुई है। हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी इस जवानी को, अपनी जो क्रिएटिविटी को अपने गांव में लगाइए। पैसे से उसको मत आंकिए। कोई चीज ऐसी, आज हम मान लीजिए एक महुआ का पेड़ हमने लगा दिया, तो रिजल्ट तो दूसरी पीढ़ी को देगा ना वो। तो ये इस तरह से ना माना जाए कि हम आज जो करते हैं आज ही उसका फल लेना है। हम कोई पैसे पर जीने वाले लोग तो है नहीं, हम तो वस्तु पर जीने वाले लोग हैं। तो हमें पैसा इतना बहुत जरूरत नहीं होती है। हमने देखा है कि जितना एक बहुत अच्छे आदमी 1 लाख रुपए महीने में जीता है, वो 5,000 रुपए महीने में उससे ज्यादा
आराम से और उससे ज्यादा वैभव के साथ में गांव का आदमी जी लेता है, क्योंकि उसका अपना खाना है, दूध है, घी है, सब्जी है, लोग हैं, सब ऐसे हैं इस तरह से। तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ कि मेरा कहना है तुरंत मानने लगे, लेकिन एक लंबी परीक्षा देनी पड़ती है, वो हमने दी है। जी जी। आप रोहित यादव जी, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? रोहित यादव जी। सर हमारे साथ में अब्बास जाफरी से जुड़े हुए हैं। वो भी अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं, और उसके बाद में हमारे साथ ओम प्रकाश जी सीएससी से जुड़े हुए हैं। वो बताएंगे कि उनको उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं, उनकी वर्किंग क्या है। तो अब अब्बास जाफरी सर को इनवाइट करते हैं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बिल्कुल। प्लीज। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपने हमें मौका दिया यहाँ पे ज्वाइन करने का और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का। मेरा एक छोटा सा एग्रो टूरिज्म स्पॉट है सीतापुर में। ये आपका लखनऊ से करीब 80 किलोमीटर की दूरी है, 2 घंटे की जर्नी रहती है। तो बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे जो फादर हैं, सारा उनका ही ये बनाया हुआ है सारी चीजें। तो उनको नेचर के करीब रहना, नेचर से बहुत ज्यादा लगाव एक था उनको। तो हम लोग हमारा जो घर है वो तो सीतापुर मेन सिटी में है, लेकिन हम लोग मेरे फादर जो है फार्मिंग करते थे और एक फार्म हाउस छोटा सा बनाया हुआ था हम लोगों ने। और हमारे अब्बा को रहना वहां पे बहुत ज्यादा पसंद था। धीरे धीरे जो है हमारे जो रिलेटिव्स आने लगे और जो फ्रेंड्स थे वो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए वहां पे आने लगे। और फिर धीरे धीरे उन्हीं लोगों ने हम लोगों को ये आइडिया दिया कि क्यों नहीं आप इसको एक ऐसा वो करते हैं कि जिससे थोड़ा सा एक जो यहाँ के एक्सपेंसेस हैं जो कि काफी ज्यादा रहते हैं वो भी कवर हो जाए, और लोगों को एक अच्छा एक एक्सपीरियंस मिल जाए कि किस तरीके से एक नेचुरल लाइफ बिताई जा सकती है, किस तरीके से और एक जिंदगी को दूसरे तरीके से भी जिया जा सकता है। आप गाँव में भी अच्छी तरीके से जी सकते हैं। तो ये सब चीजें समझते हुए हम लोगों ने इसको थोड़ा सा 2016 से इसको हम लोगों ने फिर वो किया, थोड़ा सा लोगों को बताना शुरू किया इसके बारे में। और चीजें थोड़ी और डेवलप कर ली, जिस तरीके से हम लोगों ने वहाँ पे ट्री हाउसेस बना लिए, मड हाउसेस बना लिए, कॉटेजेस बना लिए लोगों के रहने के लिए धीरे धीरे। तो फिर लोगों का भी रुझान बढ़ा। हम लोगों को पहले तो लोगों को नहीं लग रहा था कि क्योंकि इंटीरियर है और बहुत ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी नहीं थी, तो लोगों को नहीं लग रहा था कि वहां पे भी कोई आ सकता है। लेकिन हम लोग को लग रहा था कि अगर हम जो चीजें अभी हमारी खो गई हैं, जो हमारी रूट्स हैं, लोग एक लैक फील कर रहे हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा शहरों में इतनी सारा उसमें बिजी हो गए अपनी फास्ट लाइफ में। तो कहीं ना कहीं वो लैक करते हैं, जो चाहते हैं कि हम अपने रूट से एक बार कनेक्ट हों, वो फील फिर से लें। तो उनको फिर जब हम लोगों ने लोगों को बताया उसके बारे में, तो धीरे धीरे लोगों का रुझान उसकी तरफ बढ़ना शुरू हुआ और लोगों ने आना शुरू किया। फिर हम लोगों को लगा कि उन लोगों के जो रिव्यूज थे उससे लगा, उससे हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला। और धीरे धीरे इसी डायरेक्शन में हम लोग बढ़ते गए। कुछ चीजें और लगा कि हाँ थोड़ा सा एडवेंचर एक्टिविटीज कर ले। अब आ रहे हैं लोग जरूरत को देखते हुए, और वहां पे जो रिसोर्सेस थे, मतलब हम लोगों ने कोई भी बाहर की चीज वहां पे नहीं लगाई। अगर आप कभी हमारा विंटेज विलेज सीतापुर में अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सी चीजें उस पर दिखेंगी, और आपको ज्यादातर जो चीजें दिखेंगी वो वेस्ट मटेरियल का कैसे यूज है, या जो मटेरियल हमारे फादर का ही ज्यादा इनोवेशन है। मतलब जो चीजें वेस्ट हो रही हैं उनको हम किस तरीके से इतने अच्छे ढंग से कर सकते हैं कि लोग उन्हीं वेस्ट से आकर के मजा भी ले रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, और हमारे कोई उसमें एक्स्ट्रा जो है कोई बहुत हमें एक्सपेंस नहीं करने पड़े। तो धीरे धीरे लोगों को बहुत पसंद आने लग गया। और फिर हम लोग को लगा कि वहाँ के कुछ प्रोडक्ट्स थे, उनको हम लोगों को लगा कि लोगों ने उसकी डिमांड करनी शुरू करी। तो फिर हम लोगों ने वो प्रोडक्ट्स भी थोड़े बहुत पैक करना शुरू किए। कुछ हम लोगों ने वहां पे रखे, वहां पे ज्यादा नहीं रखे, लेकिन हमने कुछ प्रोडक्ट्स को, लखनऊ हमारा करीब में था, तो हमने यहाँ पे ला करके उनकी अच्छी सी थोड़ी सी पैकिंग और ब्रांडिंग करके फिर उसको भी मार्केट में उतारा, और वो भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगा। हमारा एक जैगरी आता है, वो काफी पसंद किया जाता है। इवन काफी कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी वो हमसे लेते हैं। तो इसी तरीके से धीरे धीरे चीजें बढ़ी। फिर फॉरेनर्स अट्रैक्ट हुए, वो आने लगे आकर के, वो भी स्टे करते हैं काफी काफी दिनों के लिए। तो उनको भी हम जो हमारे यहाँ की देसी चीजें हैं, मतलब हम उनको वहाँ पे गाँव में वो उनको ब्रेड और टोस्ट नहीं देते हैं। हम उनको जो देसी रोटी होती है, चूल्हे की बनी हुई रोटियां होती हैं, जो देसी खाने होते हैं,
वो देते हैं, क्योंकि हम लोग जो अपने लिए हम लोग रखते हैं वो ऑर्गेनिक जो भी वेजिटेबल्स और वो सब रहते हैं, वो हम अपने कंजम्पशन के लिए ऑर्गेनिक ही रखते हैं। और तो धीरे धीरे उनको वो सब चीजें बहुत पसंद आने लगी, तो काफी लोग आकर के वहाँ पे भी स्टे भी करते हैं, और पिकनिक वगैरह मनाने के लिए लखनऊ से और आसपास के उससे काफी लोग आते हैं हमारे यहाँ पे। उसकी वजह से हमारे जो आसपास के गाँव के लोग थे, काफी ज्यादा उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, क्योंकि हम लोगों ने कोई शहर से लोगों को वहाँ पे नहीं रखा हुआ है। जो गाँव के ही लोग थे उनसे देसी ही खाना है, कुछ खाने में अलग नहीं है, देसी खाना है, चूल्हे का खाना है, तो उनकी रोजमर्रा की चीज थी, वो आकर के हमारे यहाँ करते हैं। उनको जो है उससे इनकम भी जनरेट होती है, जो चीजें बनवाते हैं उनका भी उनको उनके जरिए भी उनको उनका इनकम एक जनरेट हो जाती है। तो धीरे धीरे एक हम लोगों को ये चीज जो है उस पे हम लोग का फोकस है, और ये काफी हमें लगता है कि अच्छा और सक्सेसफुल मॉडल है अगर हम इसको कायदे से इम्प्लीमेंट करें। तो गांव के अंदर ही रह करके आप एक इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, अच्छी लाइफ भी बिता सकते हैं, और लोगों को भी एक अच्छी लाइफ की को एक्सपीरियंस करने का भी मौका दे सकते हैं। तो मेरे समझ से हमें लगता है कि इतना है। अब बाकी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, तो हम उसके बारे में जरूर बताना चाहेंगे। थैंक यू अब्बासी। अब्बासी, जनरली इसका सीजनल इम्पैक्ट कुछ पड़ता है? मतलब कभी कुछ ऐसे मौसम होते हैं जब आपको लगता है ज्यादा फुटफॉल होती है, और उसको जो लल पीरियड्स है उनको कैसे आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं? जी, देखिए पहले था हमारे यहाँ पे अक्टूबर टू फेब कह लीजिए, थोड़ा बहुत मार्च में भी लोग आते थे। फिर क्या होता है, गर्मी की वजह से, अच्छा हम लोगों ने एसी वगैरह नहीं लगाए हुए हैं। हम लोगों ने कहा कि देसी है, आप आए हैं यहाँ विलेज का एक्सपीरियंस करने के लिए, तो आप वही एक्सपीरियंस कीजिए। मतलब बहुत से लोगों ने हम लोगों को ये बोला कि आप एसी लगा लीजिए तो हम आएंगे, लेकिन हमको वो हमारी चीज से थोड़ा सा मैच करता हुआ नहीं दिखा, तो अभी तक हम लोगों ने उसको नहीं लगाया है। तो वो फुटफॉल रहता था हमारा अक्टूबर टू फेब, और थोड़ा बहुत मार्च तक भी जाता था। उसके बाद में काफी हम लोगों को वो प्रॉब्लम हो जाती थी कि फिर कोई नहीं आता था। मतलब इक्का दुक्का कहीं आ गए वो, फिर एक बरसात का पीरियड, वो सब चीजें रहती थी, गर्मी होती थी। अच्छा हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग, हमारे फादर ने प्लांटेशन क्रॉप पे ज्यादा काम किया हुआ है। तो उन्होंने जैसे कि आंवले की ऑर्चर्ड लगाई हुई है, बेल की ऑर्चर्ड लगाई है, लेमन ऑर्चर्ड है हमारे पास में। तो ये सब चीजें मतलब एयर को तो बहुत ज्यादा प्यूरिफाई करती हैं, लेकिन इनकी वजह से आपका एक उमस हो जाती है। तो ये थोड़ी सी परेशानी हो रही थी हम लोगों को। लेकिन फिर हमको लगा कि लोगों को कुछ ऐसा राहत की चीजें दी जाएं जिससे कि वो गर्मियों में भी आकर के मजे ले सकें। तो फिर हम लोगों ने एक छोटा सा स्विमिंग पूल बना लिया वहां के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मार्च से ही हमारे पास में पूल में लोग आने लगते हैं, और फिर वो पूरा ये गर्मी का सीजन जो है वो पूल ही एंजॉय करने आते हैं। वो पूल एंजॉय करके आकर के चले जाते हैं, और बाकी फिर विंटर से आकर के लोग दूसरा अपना। तो हमारा जो है चीजें इस तरीके से, फुटफॉल को हम लोगों ने एक थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश इस तरीके से करी है, और वो काफी हद तक कारगर रही है। जी, बहुत बढ़िया। और साथ ही जो बाकी के आसपास के गांव वाले हैं, क्या उनमें अब आपको उनके माइंडसेट में कुछ फर्क दिख रहा है कि जब उन्होंने एक सक्सेसफुल मॉडल को देखा तो कहीं ना कहीं वो भी जुड़ना चाह रहे हैं, कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं? कुछ बदलाव आपको लगा लोगों के माइंडसेट में? जी, जी, बहुत ज़्यादा। मतलब स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने इसको क्योंकि पहले एग्रीकल्चर लैंड थी, फिर इसमें जब चीज़ें डेवलप करनी शुरू करी और इस तरीके से बनाना फिर शुरू किया, तो लोगों को उसपे लग रहा था कि ये मतलब खेती तो नहीं कर रहे हैं, खाली लैंड है, लैंड का कोई यूटिलाइज़ेशन नहीं हो रहा है, और नहीं उनको समझ में आ रहा था। लेकिन धीरे-धीरे चीजें शुरू हुई, और लोगों का आना जाना, फुटफॉल वहां पे शुरू हुआ। और फिर जब एक इस लेवल पे मतलब डेली ही बेसिस के ऊपर या वीकली बेसिस के ऊपर इस तरीके से फुटफॉल आना शुरू हो गया, तब उनको भी इस बारे में यकीन हुआ कि हाँ ये चीज हो सकती थी। इवन जब हम लोगों ने शुरू किया था, तो हमारे फैमिली में भी बहुत से लोगों को लगता था कि इतनी इंटीरियर में कौन जा सकता है, गाँव देखने कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा, मतलब इस पे यकीन नहीं करते थे। लेकिन हम लोग को लग रहा था कि लोग आएंगे, क्योंकि एक लैक है कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में, और उस चीज को वो पूरा करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो फिर से फील लेना चाहते हैं। तो धीरे धीरे ही थोड़ा सा टाइम लगा उसमें, लेकिन अब सबको पता है कि हमारे यहाँ पे किस तरीके से लोग आते हैं, और आसपास के कई गांव तक भी अगर लोग आ रहे हैं, सबको पता है कि हमारे यहाँ आ रहे हैं वो लोग,
और वो पूरी तरीके से मतलब किसी भी तरीके की हेल्प हो, कोई भी जरूरत हो तो वो फौरन तैयार रहते हैं हर चीज करने के लिए, हर तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। किसी से कोई भी बात अगर रात में भी कह दिया गया है कोई काम तो वो फौरन करेंगे। तो धीरे धीरे मतलब लोगों का रुझान पैदा हुआ और अब वो हमारे साथ में बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि हम लोग, मेरी फैमिली भी खुद भी वहीं पे ही शिफ्ट हो गई। पहले हम लोग सीतापुर रहते थे, मेरे फादर डेली आना जाना करते थे, हम लोग पढ़ाई के सिलसिले में बाहर थे, लेकिन अब मेरी पूरी फैमिली खुद भी वहीं शिफ्ट हो गई है, तो हम लोग परमानेंटली वहीं पे रहते हैं। तो वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, आसपास के कई गांव हम लोगों से जुड़े हुए हैं और कोई भी जरूरत किसी भी टाइम पे है तो वो पूरी तरीके से हम लोग के साथ रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेट, ग्रेट। प्रेम। ओम प्रकाश जी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप अपना मॉडल बता दीजिए कि सीएससी किस प्रकार काम कर रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी वर्किंग क्या है, एक बार सर सुनना चाह रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं ओम प्रकाश चौहान बलरामपुर जिले से मैं बात कर रहा हूँ। सर जैसा कि सर ने बताया कि मैं एक सीएससी वीएलई हूँ और सर मैं अभी लगभग सितंबर से लगभग 6 महीने हो गए सर मॉडल गांव से मैं जुड़ा हुआ हूँ और अभी भी मॉडल गांव के बहुत सारे जो भी कार्य है, प्रोग्राम है, उसके बारे में सीख रहा हूँ और कुछ कार्य अपने स्तर से ग्राम पंचायत में कर भी रहा हूँ। सर जैसा कि हम जो है सीएससी वीएलई हैं, इसके आधार पर जो है सीएससी के माध्यम से हम सभी लोग ग्राम पंचायत में बहुत सारी सुविधाएं जैसे कि टेलीला हो गया, टेली मेडिसिन हो गए। टेलीला के माध्यम से सर प्री लिटिगेशन का लीगल एडवाइस का जो है हम सभी लोग सर्विस देते हैं सर। और सर इसके साथ में हम सभी लोग टेली मेडिसिन जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को परामर्श दिलाते हैं और फिर उसके साथ साथ सर हम लोग ई स्टोर भी चलाते हैं सर, जैसे कि जो डिजिटल मार्केटिंग होती है सर, वर्चुअल हम लोगों के पास शॉप्स हैं जिसके माध्यम से हम सभी लोग सर कृषि के सभी यंत्र, मोटरसाइकिल, कार या फिर जो है सर जो भी फास्ट फूड के सप्लीमेंट्स हैं या जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सर ऑनलाइन हम सभी लोग प्रोवाइड करते हैं सर, ऑर्डर करते हैं और उसके बाद में जो है सर ग्राम पंचायत में सभी लोग को उपलब्ध कराते हैं। बट सर जैसे मार्केट में जाने पर सर इससे फायदा ये होता है कि मार्केट में लोग जाते हैं तो आने जाने में जो समस्याएं होती हैं सर और लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ता है बड़े मार्केट में जाने के लिए। हम सभी लोग सर ग्राम पंचायत में इस आने जाने की जो समस्या है वो समाप्त करते हुए सारी सुविधाएं ग्राम पंचायत में ही उपलब्ध कराते हैं। बट सर लोगों की मेंटालिटी ये होती है कि फिजिकल मार्केट को ज़्यादा पसंद करते हैं कि जैसे वहाँ पर जाएं और वो सभी चीज़ों को देखें उसके बाद में उस चीज़ का ऑर्डर करें। दूसरा चीज़ सर लोगों की मेंटालिटी ये भी होती है कि जैसे मान लिया कोई भी योजना हो गई, कोई स्कीम हो गई और उसका हम ग्राम पंचायत में जाकर के उसके बारे में बताते हैं तो लोगों की ये मेंटालिटी रहती है भले ही हम वहाँ कोई फ्री ऑफ कास्ट या सोशल वर्क के माध्यम से गए तो ऐसे में लोगों की मेंटालिटी होती है कि आपको क्या मिलने वाला है। तो लोग अपने लाभ के जो भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उसके रिवर्स में वो लोग डायरेक्ट ये पूछते हैं आपका इसमें क्या बेनिफिट होगा। तो सर बस सिद्धार्थ सर से ये इस बारे में जो है जानना चाहेंगे कि सर ऐसी परिस्थिति में हम सभी लोग कैसे डील करें और सर जो डिजिटल मार्केट है उसके सापेक्ष सर फिजिकल मार्केट में सर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं तो इन्वेस्टमेंट की से भी हम सभी लोग जो भी शॉप हैं वो स्टेबलिश नहीं कर पा रहे हैं। तो सर पहली चीज़ कि लोगों की जो नेगेटिविटी है कि जो है जैसे भी कोई चीज़ डिलीवर करने जाओ उसका वो रिवर्स करके उसका पसंद कर रहे हैं कि इसमें आपका बेनिफिट है, वो अपने बेनिफिट से नहीं बल्कि सामने वाले के बेनिफिट से ज़्यादा परेशान रहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। और सर फिजिकल कि बजाय वर्चुअल मार्केट को कैसे हम इम्प्रूव करें कि लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव रहें। बस इन्हीं समस्याओं के बारे में जानकारी दीजिए। सिद्धार्थ सर। अच्छा मैं म्यूट था। अच्छा हाँ, तो मैं एक ऐसी आपसे शेयर करूंगा जो हम लोग पढ़ाते भी हैं और कई कंपनीज में फंडामेंटल, मतलब काफी बेसिक इशू है लेकिन फंडामेंटल है कि कोई भी हम निर्णय लेते हैं, जो हम कह रहे हैं हम निर्णय लेते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति हुआ या संगठन हुआ या व्यवसाय हुआ, कोई भी जो निर्णय लिया जाता है वो हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो लेते हैं जो उसके मन में
कल्पना है, परसेप्शन है कि हमें यहाँ से बेटर वैल्यू मिल रही है। फॉर द बहुत छोटी सी चीज बताऊं, जैसे आप भिंडी खरीदने जाते हैं, आपके सामने 2 ठेले वाले हैं, आप भिंडी देखेंगे, जो आपको लगेगा कि दाम और क्वालिटी सही है वही लेंगे ज्यादा। जो ये शब्द सही है, ज्यादा सही है, इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल टर्म में वैल्यू। हमको जहां ज्यादा वैल्यू मिलती है हम वो लेते हैं। ये सच्चाई है दुनिया में किसी भी निर्णय को, हम चाहे उसको कितना भी सफाई से बोले लोगों के सामने, लेकिन अंततः यही बात सही होती है, हम वही निर्णय लेते हैं जो ज्यादा वैल्यू होती है। नाउ वैल्यू जो मन में होती है खरीदने वाले के, वही सही होती है निर्णय लेने वाले के। सच्चाई क्या है उससे कोई मतलब नहीं होता, जो मन में है वही सही, जो वो सोचता है वही सच्चाई है। तो जो आप कह रहे हैं कि जैसे आप पे लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, मान लीजिए आपने कुछ कहा, तो वो ट्रस्ट इसलिए नहीं करते हैं कि उनको विश्वास नहीं है, उनके मन में वो वैल्यू नहीं दिख रही है। आप दे रहे हैं, बात सही है, लेकिन सोचना जो है और देने में दोनों अंतर होता है। आप जो दे रहे हैं वो उनकी सोच से मैच नहीं कर रहा है, उनको नहीं लगता कि आप दे रहे हैं। सो क्या कर सकते हैं आप? मेरे ख्याल से तो मैं बहुत कम जानकारी में आपको सजेशन दे रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा सा उसको आप शक की निगाह से भी देखें, क्योंकि जब आदमी काफी इन्वॉल्व होता है, उसको पता होता है ज्यादा, तो ज्यादा ठीक से उसको बता सकता है। कहीं ना कहीं आपको उनको विश्वास दिलाना है कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। कैसे विश्वास दिला सकते हैं? 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि गांव में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो जल्दी विश्वास करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो देर से करते हैं। आप जो लोग जल्दी विश्वास करने वाले हों, या जो इस टाइप के हों, ज्यादा आपसे साथ संबंध अच्छे हों या मित्रता हो, आप उनमें से, या जो लोग समझदार हों, जो आपको लगे कि वो सुनने को तैयार है, उनके साथ बैठ के उनको समझाएं और 1-2 चीज ट्राई करा सकते हैं। आप उनको ट्राई कराने का अर्थ ये नहीं है कि आप उसको, जरूरी नहीं कि उनका कोई नुकसान हो, इस तरीके से ट्रायल कराइए कि उनका कोई नुकसान ना हो। बोलिए भाई इसको करने से आपको कोई नुकसान नहीं है, आप देख लीजिए काम करता है कि नहीं करता। जब एक लेवल पे काम करने लगेगा तो बाकी लोग देखा देखी आएंगे। जैसे प्रेम जी ने बताया कि शुरू में वो आए थे तो बहुत विरोध हुआ, हर चीज का विरोध होता है, लेकिन जब लगने लगा कि हाँ ये तो काम करेगा, तो लोग जुड़ने लगे। एक तरीका ये है। दूसरा, आप साफ सुथरी अपनी बात बताइए कि आप क्यों कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि कोई चीज हम करते हैं जिससे हमको लाभ है, तो हम बताते हैं हमको ये लाभ है इसलिए हम कर रहे हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए, लाभ लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर लोग लाभ नहीं लेंगे, अगर किसान लाभ नहीं लेगा तो खेती कितनी करेगा, क्यों करेगा? अगर बिजनेसमैन लाभ नहीं लेगा तो क्यों रहेगा? अगर लोग चुनाव लड़के अच्छा काम नहीं करना चाहते या कुछ लाभ नहीं लेंगे चुनाव लड़ने से, तो कोई क्यों लड़ेगा? तो ये सोचना कि लाभ लेने में कोई कमी या बुराई है, ये सोच में कहीं ना कहीं बदलाव आना चाहिए। हमारे यहाँ एक एक फेयर लाभ, ऑनेस्ट लाभ लेने में कोई बुराई नहीं है। बदमाशी करके, धोखा देके उसमें बुराई है। तो आप फेयर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसमें कुछ तो इसमें समय लगेगा। दूसरा तरीका विश्वास जीतने का होता है कि आप, अगर आपको जल्दी जीतना है तो आप उनको इतनी अच्छी डील दे दें कि बहुत सारे लोग कहें चलो ट्राई तो कर ही लेते हैं, इसमें नुकसान नहीं। आप उसके साथ कुछ कि अच्छा भाई ठीक है, अगर आपका काम नहीं होगा तो आपको जो मन में डर है वो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां 1-2 लोगों ने शुरू किया, तो ये जो देखा देखी है ये हमारे रूरल एरियाज में बहुत होती है, क्योंकि देखा देखी हिम्मत खुलती लोगों की। लोग डरते हैं, पैसे भी कम रहते हैं, उनको लगता है कहीं गलत ना हो जाए। उनकी जगह हम होते तो हम भी शायद वैसे ही सोचते। तो इसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं है। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं। आपके उनके कहीं ना कहीं दिमाग में आपको विश्वास बैठाना होगा कि आप सही कर रहे हैं, उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं, और आप जो ले रहे हैं उनको पता है कि किस तरीके से आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो ये दूसरा, आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूछ रहे थे। डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत सस्ते तरीके से भी हो जाती है, चीप तरीके से भी हो जाती, बट अल्टीमेटली ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसमें लंबा समय भी लगेगा कि डिजिटल मार्केटिंग सारी है सही व्यक्ति को सही समय पर सही संदेश सही तरीके से देना, जिससे कि वो कोई एक्शन ले सके जो आप चाहते हैं। एक्शन माने कि वो क्लिक करे कोई लिंक, या कोई खरीदे वहां पर जाके, या साइट विजिट करे, या कुछ करे। तो उसको हम लोग अल्टीमेटली वो हमें तय करना पड़ता है कि हर व्यक्ति जिसको आप चाहते हैं आपके पास आए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसी हिसाब से आप टेलर करके राइट मैसेजेस भेजें। ये कम पैसे में भी हो जाता है, ज्यादा पैसे में भी हो जाता है, डिपेंड करता है आपकी कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है। लेकिन ऐसा इशू नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि सॉल्व ना हो। इसमें थोड़ा सा इन चीजों में स्नो बॉलिंग हम लोग बोलते होते हैं, यानी कि 2-4 लोग समझते हैं, फिर 4 के 8 समझते हैं, 8 के जो 32 समझते हैं, 32 के 4000 समझने लगते हैं, बहुत जल्दी बढ़ता है। बस शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मुझे पता नहीं ओम प्रकाश जी की
कि शायद मैंने आपकी सवाल का जवाब ठीक से दे पाया या नहीं दे पाया, आप ही बता पाएंगे। लेकिन क्विकली मैं यही कह सकता हूँ, जल्दी से, जो लिमिटेड समय है। तो सौरभ जी। ओम प्रकाश जी, आप कुछ और सवाल पूछना चाह रहे हैं? रोहित यादव जी का भी हैंड रेस्ड है। आप दोनों में से कोई भी अपनी बात रखना चाहें, रोहित यादव जी, ओम जी? नहीं सर, लगभग मान के चलिए सर, कम समय में बहुत सारी चीजें जो है समझ में आ गई हैं। और जी। सर चाहेंगे सर से कि जो है भविष्य में समय मिलते ही सर एक बार और समय दें, जिससे कि हम सभी लोग विस्तृत चर्चा इस पर कर सकें। हाँ जी, जरूर, मैं खुद भी चाहूंगा। मेरी बात हुई थी असल में 2 महीने के लिए। अगले मैं 1 महीने में विदेश में हूँ, उसके बाद 1 महीने के लिए यहाँ पर मेरी टीचिंग होती है ISB में। तो एक समय लेके जब भी आप लोग उपलब्ध हो, और मैं भी, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोग से देखूं कि आप क्या कर रहे हैं, इसमें दिक्कतें क्या आ रही हैं। देखिए, मैं बताऊं कि एक चीज बहुत अहम होती है किसी भी हमारे कल्चर में। सब भारत के अंदर कहीं ना कहीं हम लोग में, लोगों में आ जाता है कि मार्केटिंग या धंधा ये गलत गलत चीज है। सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी कि कोई भी चीज जो है, अगर साफ सुथरे तरीके से, ईमानदारी से की जाए तो गलत नहीं होती। धंधा करना कतई गलत नहीं है, पैसे कमाना कतई गलत नहीं है, सबको कमाना चाहिए, ठीक से कमाना चाहिए, चोरी चकारी नहीं। तो उसमें किसी भी धंधे की सफलता में जितना आदमी समझता है कि क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन कस्टमर है, कौन उसके इस्तेमाल करने वाले हैं, कैसे बिजनेस मॉडल क्रिएट हो रहा है, जितना डीपली आप समझेंगे उतना आप अच्छा कर सकते हैं। तो इशू ये है कि जब आपके साथ हम कभी बैठेंगे, ज्यादा समझेंगे, तो शायद हमारी जो बातें होंगी वो आपके लिए ज्यादा रिलेवेंट भी होंगी, ज्यादा काम की भी होंगी। तो अभी तो मैं काफी हल्की चीजें समझाऊं, तो उसी हिसाब से मैं आपको कुछ विचार जरूर रख रहा हूँ। कुछ सही भी होंगे इसमें, कुछ गलत भी होंगे। एक बार जब आपके साथ बैठूंगा तो शायद ज्यादा यूजफुल हो सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। धन्यवाद। और हमारा जो समय हमने शेड्यूल किया था वो भी अब समापन की ओर है। तो मैं चाहूंगा कि अगर अभी भी किसी के कोई प्रश्न किसी भी हमारे वक्ता से अगर अभी भी आप पूछना चाहें, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर दें, और हम उन श्रोताओं तक, हम उन वक्ताओं तक वो प्रश्न उनसे पूछ के और उसका जवाब हम आप तक पहुँचाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ सर, प्रेम सिंह जी, अब्बास जी, ओम जी, आप सबने अपना समय निकाला, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर किए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जितने लोग जुड़े हमारे साथ, मैं आशा करता हूँ आपके लिए एक वैल्यूबल सेशन रहा। कुछ ना कुछ आप इसमें से लेके जरूर जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा, इसके बाद भी अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप हमें लिख के हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। आज सबने आज समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।